हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा आप सबको पता है कि हम लोगों ने संविधान की एक बहुत बेहतर सीरीज चालू की हुई है और आप सिविल सेवाओं की परीक्षा को यदि छोड़ दें, बाकी बी ग्रेड से लेके और डी तक जितने भी एग्जाम हैं उतने इस संविधान की सीरीज से कवर हो जाएंगे। उतने लेवल तक के अगर संविधान के क्वेश्चन आएंगे, वहां तक ये जो ग्रुप बी तक में यानी सीजीएल एसएससी से लेके रेलवे कोई भी विभाग हो जिसमें ग्रुप बी, सी और डी की भर्ती होती है, वहां तक ये आपका कारगर होगा। इतनी व्यापक कवरेज मैं इसमें दे दूंगा। सिविल सर्विसेज में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और ज़्यादा चीज़ों को समझना पड़ता है, पर जितने भी नीचे के एग्जाम्स हैं उनमें आराम से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज किया है जो है भारतीय संविधान के स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा यहां पे पीछे मैंने लिख रखा है सारा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कोई ही शायद एग्जाम ऐसा होता हो जिसमें यहां से प्रश्न ना पूछा जाता हो। प्रश्न इक्का दुक्का प्रश्न यहां से मिलता रहता है और इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। एक बार यहां पे पढ़ लीजिए, अभी याद करवा दूंगा मैं आपको, और 2-3 बार आप इसका रिवीजन कर लीजिए तो आपके लिए आपका इस क्वेश्चन से संबंधित अंक कभी भी नहीं कटने वाला है। आपको मैं एक बात बताता हूं, हमारा जो संविधान है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ और इसको बनाने वाली थी संविधान सभा, और संविधान सभा ने जी जान लगा के इसको बनाया। पर ये ऐसे ही बनकर तैयार नहीं हो गया। इसको बनाने से पूर्व, भारतीय संविधान को बनाने से पूर्व संविधान सभा के मनीषियों ने, विद्वानों ने विश्व भर के संविधानों को देखा और जहां से जो बेस्ट पार्ट लगा, जो भारतीय संविधान को एक नया रूप देने के लिए जरूरी था, उन्होंने वहां से उसको अंगीकार किया और भारतीय संविधान को आज विश्व में जो पहचान मिलती है वो उस भारतीय संविधान सभा के इस कर्म की वजह से, इस मेहनत की वजह से मिलती है। तो देखते हैं कि कहां से कौन सा सोर्स उठाया, कहां से कौन सी विशेषता किस संविधान से हमने ली। तो देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो, जो संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, वो कनाडा से लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर इनमें भी मैं आपको कुछ हाईलाइट करता जाऊंगा। संघ एवं राज्यों के बीच, देखो भारत में संघ से मतलब सीधे सीधे आप केंद्र से लीजिए, केंद्र से आप लीजिए, और राज्य का मतलब जितने भी राज्य हैं उनसे लीजिए। तो आप देखते हैं कि केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है। तो केंद्र सरकार अपने कुछ दायरे होते हैं, ठीक है, व्यापक दायरा होता है, और राज्य सरकार का अपना दायरा होता है। तो इनके बीच में किसी चीज को लेकर, शक्तियों के को लेकर आपस में टकराव ना हो। वो कहे कि मैंने ये रूल बनाया है, उसने कहा मैंने ये रूल बनाया है, तो इन रूल में टकराव ना हो, आपस में शक्तियों का टकराव ना हो। तो इन शक्तियों का विभाजन करने के लिए संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति की विभाजन, यहां पे मैंने थोड़ा छूट गया है, संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, ये आपको ध्यान रखना है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये कहां से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है या कनाडा से लिया गया है। उसके बाद अब ये आपको कहां देखने को मिलता है? जो 7वीं अनुसूची है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं, जिनमें संघ सूची है, जिनमें राज्य सूची है और जिसमें समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में वे विषय वर्णित हैं, वे टॉपिक्स हैं जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में वो विषय हैं जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है, पर 1-2 स्पेशल मामला है राज्यसभा के मामले में हम देखेंगे। कुछ उसमें एक बात है कि राज्यसभा भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है यदि वो राष्ट्रीय महत्व के हों। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब है ऐसे विषय जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। पर जैसे आप मानो कि किसी विषय पर राज्य सरकार ने कानून बनाया हुआ है और उस पर केंद्र सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया है,
और राज्य सरकार के कानून बनाने के बाद केंद्र सरकार कानून बना दे, और जैसे ही केंद्र सरकार का वो कानून लागू होगा तो राज्य सरकार द्वारा बनाया हुआ जो कानून है वो तत्काल प्रभाव से निरस्त हो जाएगा और केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। तो राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इस तरह शक्तियों का विभाजन किया गया है। और ये शक्तियों का विभाजन कहां से लिया गया? कनाडा के संविधान से। उसके बाद अभी मैंने संवर्ती सूची का जिक्र किया, तो संवर्ती सूची कहां से ली गई है? आपको ध्यान रखना है, संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। संवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, मैंने आपको पीछे पढ़ाया है 52 विषय हैं, यह आपको ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो कॉन्सेप्ट है, देखो आपको चीज पता है कि भारत में कोई भी कानून बनता है वो संसद से बनता है, यानी कि लोकसभा से पास, जैसे माना कि लोकसभा में प्रस्ताव आया, बिल पेश हुआ, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास होना जरूरी है, उसके बाद जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तो वो बिल कानून में बदल जाएगा, वो कानून बन जाएगा। या इसका उल्टा आप देखें, राज्यसभा में बिल आया, राज्यसभा से पास हुआ तो फिर लोकसभा से पास होगा, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे तो कानून बनेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि सदनों के बीच में आपस में टकराव हो जाता है कि लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा पारित करने को तैयार नहीं है, तो उस समय राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है कि भाई लड़ाई झगड़ा मत करो, एक साथ बैठ जाओ, बातचीत कर लो। तो इस तरह संयुक्त बैठक का प्रावधान है, और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और ये शक्ति किसके पास है? ये शक्ति राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति बुलाता है, और इसका अनुच्छेद है 108। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्ट भी हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। उसके बाद संविधान में सबसे पहले जो चीज आती है वो प्रस्तावना होती है, उद्देशिका होती है। उद्देशिका की जो भाषा है, प्रस्तावना की जो भाषा है, जो यहां से शुरू होती है, हम भारत के लोग, भारत को, ये जो पूरी भाषा ऐसे लिखी हुई है, ये प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है? ये प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो आपको ध्यान रखनी है सारी बातें। उसके बाद मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से कहां तक हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णित हैं मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? मौलिक कर्तव्य हमने लिए हैं पूर्व सोवियत संघ से। देखो आज के समय में केवल एक संघ दिखाई देता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पर 1991 से पहले एक और संघ था, जिसका नाम सोवियत संघ था। और सोवियत संघ में रूस की अध्यक्षता में सब काम होते थे, रूस के आसपास के देश थे वो आते थे। पर उस जो सोवियत संघ का संविधान था, जो उनका नियम कायदा कानून था, उससे हमने लिया मौलिक कर्तव्य, लिया। पर 1991 में सोवियत संघ बिखर गया, टूट गया, और अब उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। तो परीक्षा में यदि आए मौलिक कर्तव्य कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना है 36 से 51 तक है। और कहां से लिया है? पूर्व सोवियत संघ से मिला है। या तो एग्जाम में ज्यादातर लिखा होगा पूर्व सोवियत संघ, और पूर्व सोवियत संघ नहीं लिखा है तो रूस लिखा होगा, या तो पूर्व सोवियत संघ लिखा होगा या रूस लिखा होगा। तो आपको दोनों में से जो भी आए वो लगा देना है, पर दोनों कभी भी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ज्यादातर क्या मिलेगा? पूर्व सोवियत संघ मिलेगा। उसके बाद पूर्व सोवियत संघ के संविधान से एक और चीज ली है, जो हमारी प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना है, उसमें न्याय की बात आई है। और कितने प्रकार के न्याय की बात आई है? कल जो टॉपिक पढ़ेंगे हम प्रस्तावना ही पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। प्रस्तावना में न्याय की बात आई है, तो कैसा न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में जो 3 प्रकार के न्याय हैं, इनकी अवधारणा भी हमने पूर्व सोवियत संघ से ही ली है। तो यह बात आपको पता लग गई होगी। चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, संविधान में संशोधन प्रक्रिया। देखो भारत का जो संविधान है वो लचीला भी है और कठोर भी है। एक तो कठोर संविधान होते हैं, एक लचीले संविधान होते हैं, और एक भारतीय संविधान है जो कठोर और लचीला दोनों है। यानी कि कठोर संविधान वो होते हैं जिनमें संशोधन करना, अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। लचीले वो होते हैं जिनमें आराम से संशोधन किया जा सकता है। पर हमारा संविधान कठोर भी है, लचीला भी है, यानी कि
कुछ संशोधन ऐसे हैं जहां पर संशोधन करना, कुछ भाग ऐसे हैं, कुछ बिंदु ऐसे हैं संविधान में जिनमें संशोधन करना बहुत कठिन है। जैसे कि आपने जीएसटी को देखा होगा, जीएसटी में कितनी कठोर प्रक्रिया थी, कर से संबंधित जो प्रक्रिया थी, लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ, और जितने भी राज्य हैं उसमें आधे राज्यों से पास होना जरूरी था, तभी वो सिस्टम इंडिया में लागू हो पाया। तो ये कठोरता दिखाती है। और लचीलापन क्या दिखाता है कि केवल लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति मिलकर इस काम को कर सकते हैं। तो संविधान में संशोधन प्रक्रिया जो है वो कहां से ली गई है? वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे जब जाएंगे तो इनको विस्तृत रूप से हम पढ़ेंगे भी, चर्चा भी करेंगे। अब उसके बाद है राज्यसभा, जो भारतीय संसद का उच्च सदन है ना, उच्च सदन माना जाता है। राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन है, किस प्रकार से सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा में किया जाएगा, ये भी कहां से लिया गया है? ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक एक चीज अभी पढ़ लीजिए, आधी चीजें अभी याद हो गई होंगी, और उसके बाद जैसे ही अब रात को जब लेटेंगे नोट करके लेटेंगे, एक बार आप पढ़ लीजिए, एक बार सुबह पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा, और बीच बीच में रिविजन करते रहिए। उसके बाद जापान से हमने क्या लिया है? जापान से हमने लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आपको सीधे पूछा जाएगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे लिया गया है? किससे लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? तो बोलना पड़ेगा जापान से लिया गया है। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अर्थ क्या होता है? यानी कि क्या बात कही जा रही है कि भारत में केवल वो ही विधि, विधि का मतलब विधि हिंदी में बोलते हैं, उर्दू में कानून है, इंग्लिश में लॉ है, वो ही कानून, वो ही विधि, वो ही लॉ भारत में लागू होगा, मान्य होगा, जो बिल्कुल तरीके से, बिल्कुल विधायी तरीके से, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, संविधान में जैसे वर्णित है, बिल्कुल तरीके से, विधिक ढंग से लागू किया गया हो, उसको बनाया गया हो, सॉरी लागू नहीं, उसको बनाया गया हो, ऐसे ही कानून भारत में मान्य होंगे, लागू होंगे, जो बिल्कुल नियम कायदे कानून से बनाए गए हैं। इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और ये कहाँ से लिया गया है? ये जापान से लिया गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, छठा पॉइंट। देखो, आप में से बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिए, पर यह गलत है। आपात उपबंध हमने जर्मनी से नहीं लिए हैं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, आपको पता है मूल अधिकार जो हैं वो 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक वर्णित हैं, 12 से लेकर 35 अनुच्छेद तक वर्णित हैं। और आपातकाल के समय, जब आपातकाल होता है तो राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि इनको स्थगित कर दे, इनको रोक दे, इनको स्थगित कर दे। स्थगित करने का मतलब है कि जब तक आपातकाल रहेगा कोई भी व्यक्ति अपने जो मूल अधिकार हैं उनकी मांग नहीं कर सकता है। छोड़ के किसको? छोड़ के अनुच्छेद 21 को और अनुच्छेद 22 को। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन जीने का अधिकार, तो जीवन जीने का अधिकार तो किसी से छीना नहीं जा सकता है, तो ये भी आपका अधिकार आपातकाल के दौरान नहीं छीना जा सकता। और साथ में क्या, अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि का संरक्षण, यानी कि अपराधों में दोष सिद्धि संरक्षण है। इसको हम आगे जाके समझेंगे, अभी अगर चर्चा करूंगा तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, और मैं लंबा लेक्चर करना नहीं चाहता, आगे बहुत है। तो अनुच्छेद 21 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, जो मौलिक अधिकार है इसका निलंबन नहीं होता और जीवन जीने के अधिकार का स्थगन नहीं होता। और ये जो कॉन्सेप्ट है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी से लिया गया है। और आपको ध्यान रखना है, जर्मनी का संविधान वाइमर संविधान कहलाता है वाइमर संविधान, वाइमर संविधान से इसको लिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, सारा सब कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ भी अलग से नहीं है। उसके बाद ब्रिटेन, देखो जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया तो उनका तो असर हम पे पड़ना ही था, हमारे संविधान में पड़ना ही था। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली यानी कि संसद के माध्यम से शासन चलाया जाए देश में, एक सरकार गठित हो, चुनाव हो, सरकार गठित हो, मंत्रिमंडल इत्यादि सब बनाया जाए। ये संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से आई है? संसदीय शासन प्रणाली आई है ब्रिटेन से। उसके बाद विधि का शासन, विधि का शासन, देखो शासन दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है किसी व्यक्ति का शासन, व्यक्ति का शासन जहां पे भी हो जाएगा वहीं तानाशाही हो जाएगी। जैसे उत्तर कोरिया का शासक है किम जोंग उन, तो वहां पे वो शासन करता है तो वही सर्वे सर्वा है। पर जहां पर विधि का शासन होता है, इसका अर्थ है कि विधि से ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं होगा, कानून का ही शासन होगा, उससे ऊपर कोई भी नहीं माना जाएगा और कानून सबके लिए बराबर होगा। ये विधि का शासन कह रहा है। और ये
कहां से लिया गया है? ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। उसके बाद जो अगला नंबर आता है वो विधायी प्रक्रिया का आता है। विधायी प्रक्रिया का मतलब है कानून बनाने की प्रक्रिया। कानून कैसे बनेगा? जैसे मैंने बताया कि जो भी कोई कानून बनना होगा या तो लोकसभा में या राज्यसभा में पहले बिल पारित होगा, फिर कोई से भी जिस भी सदन में हुआ होगा उसके दूसरे सदन में जाएगा, वहां से बिल पारित होगा, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। हस्ताक्षर जब कर देंगे तो वो बिल जो विधेयक है ना, विधेयक बिल बोलो, तो उसके बाद वो कानून में बदल जाएगा, वो अधिनियम में बदल जाएगा। विधेयक और बिल एक ही बात होती है। तो विधायी ये प्रक्रिया है, ये कहां से ली गई है? ये भी ब्रिटेन से ली गई है। उसके बाद एकल नागरिकता, एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से लिया है। देखो, विश्व में हमारे भारत में एकल नागरिकता है, पर अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता होने का क्या मतलब है? दोहरी नागरिकता होने का मतलब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि दो बार उसको नागरिकता लेनी पड़ती होगी, है ना, कि उसके पास दोहरी नागरिकता है। पर दोहरी नागरिकता होने का मतलब है, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में 50 राज्य हैं और राज्यों ने संघ बना लिया है, राज्यों ने मिलकर एक संघ बना लिया है। तो यदि कोई माने पेंसिल्वेनिया में रहता है, तो वो पेंसिल्वेनिया का भी नागरिक होगा और वो यूएसए का, संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक होगा। उसके पास उसके राज्य की नागरिकता भी होगी और उसके पास उसके संयुक्त राज्य संघ की भी, उसकी देश की भी नागरिकता होगी। इसको दोहरी नागरिकता कहते हैं। पर भारत में एकल नागरिकता है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ उत्तर प्रदेश का, तो मैं उत्तर प्रदेश का भी नागरिक होऊंगा और मैं भारत का भी नागरिक होऊंगा, ऐसा नहीं है। यदि मैं उत्तर प्रदेश में खड़ा हूँ तो मैं भारत का ही नागरिक कहलाऊंगा। यदि कोई तमिलनाडु में है तो भारत का नागरिक कहलाएगा। उसके लिए राज्य की नागरिकता जरूरी नहीं है, ऐसा कॉन्सेप्ट इंडिया में नहीं है। तो इसको कहते हैं एकल नागरिकता, और ये हमने ब्रिटेन से लिए। उसके बाद द्विसदनीय व्यवस्था। द्विसदनीय का मतलब होता है दो सदन वाली। हमारे यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि देखो दो सदन हैं ज्यादातर। देखो, अगर आप संसद में देखोगे तो लोकसभा राज्यसभा दो सदन। अगर आप राज्यों में विधानमंडलों को देखोगे तो विधानसभा और विधान परिषद। ज्यादातर मतलब केवल 7 ही राज्यों में विधान परिषद है, 7 में नहीं, अब तो कम हो गया है ना, अभी मैं आपको देख के बताऊंगा आगे क्लासेस में। तो विधानसभा और विधान परिषद, इस तरह से दो सदन देखने को मिलते हैं। तो जो द्विसदनीय हमारे पास व्यवस्था है, इसको भी हमने ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद यूएसए से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार जो हैं, जिनका मैं जिक्र करके आया हूं, कहां से कहां तक, जिनका जिक्र मैंने अभी बताया आपको, 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मूल अधिकार हैं। ये हमने कहां से लिए हैं? ये हमने लिए हैं यूएसए से, बिल ऑफ राइट्स से। यूएसए में जो बिल ऑफ राइट्स हैं, वहां से हमने मूल अधिकारों को लिया है। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे कोर्ट्स हैं, इनको स्वतंत्र किया गया है, बिल्कुल स्वतंत्र किया गया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की अवधारणा भी हमने यूएसए से ली है। उसके बाद न्यायिक पुनरावलोकन होता है, एक अनुच्छेद 13 में जुडिशियल रिव्यू होता है, न्यायिक पुनरावलोकन होता है। यानी कि न्यायिक मतलब कि न्यायपालिका करेगी, और पुनरावलोकन, पुनः अवलोकन, दोबारा देखना। देखो, भारत में कानून बनते हैं, संसद कानून बनाती है, ठीक है, राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, तो कोर्ट के पास अधिकार है कि उनका पुनरावलोकन करें, उन्हें देखें कि वो कानून कहीं भारतीय संविधान की मूल ढांचे को तो बिगाड़ नहीं रही हैं, क्या उनसे भारतीय नागरिकों के किसी अधिकार का तो हनन नहीं हो रहा है। इस चीज को कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। इससे पता लगता है कि ये जो कानून बनाया है ये देश के लिए हितकर है, ये संविधान के लिए हितकर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक कहते हैं, अभिभावक कहते हैं और व्याख्याता कहते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ही क्या है? संविधान का रक्षक है और उसका व्याख्याता है, उसको एक्सप्लेन करेगा कोई भी बात अगर आएगी। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाना है। यह भी कहां से ली गई है? यह भी संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए से लिया गया है। और उसके बाद उपराष्ट्रपति पद, जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है, भारत में भी होता है। अभी कौन है ये आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। और उपराष्ट्रपति पद भी हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। उसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 9वें नंबर पे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जो हैं, वो हमने कहां से लिए हैं? वो आयरलैंड से हमने लिए हैं, वो हमने आयरलैंड से लिए हैं।
मौलिक कर्तव्य, सॉरी मैंने यहाँ पे जल्दबाजी में गलती से बता दिया, आप ऐतराज मत मानना। ये मौलिक कर्तव्य 51A में है, जल्दबाजी में मैंने बता दिया है, ये 51A में है। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये हैं 36 से 51 में, ये हैं 36 से 51 में। भाई गर्मी हुई रहती है, भाई दिमाग चल जाता है, 7-8 लाइटें लगी हुई हैं, तो आप इसको ऐतराज ना मानिए, हो जाती है, मानवीय भूल है, हो जाती है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये आयरलैंड से लिए हुए हैं। और जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है कौन सी है आपको पता होना चाहिए, अभी हम आगे जाएंगे तो बताएंगे, पर मेरे को कमेंट में बताना है आपको कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कौन सी है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति एवं समानुपातिक प्रतिनिधित्व की जो अवधारणा है, ये पूरी प्रणाली है, ये हमने कहाँ से ली है, ये आयरलैंड से हमने ली है। और उसके बाद भारतीय संविधान पे जो सबसे ज़्यादा असर दिखाई देता है वो भारत शासन अधिनियम 1935 का है। और इससे हमने क्या लिया है, देखो न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली है यूएसए से, पर न्यायपालिका को कहाँ से लिया है, 1935 के अधिनियम से। आपात उपबंधों के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन हमने जर्मनी से लिया है, पर आपात उपबंधों को हमने भारत शासन अधिनियम से लिया है। जो लोक सेवा आयोग हैं हमारे, जो हमारे लोक सेवा आयोग हैं, जो हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनको हमने कहाँ से लिया है, जैसे यूपीएससी हुआ, यूपीपीएससी हुआ, जो स्टेट के भी होते हैं और कहाँ के हैं आपके केंद्र का जो है, ये इसकी अवधारणा को हमने कहां से लिया है, भारत शासन अधिनियम से लिया है। और राज्यपाल का जो कार्यालय है इसकी अवधारणा भी हमने भारत शासन अधिनियम से ली है। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें पसंद आई होंगी। इस चीज को आप नेग्लेक्ट करना, क्योंकि बोलते बोलते कई बार चीजें निकल जाती हैं, पर मैंने उसको यहाँ पे सही कर दिया। मौलिक कर्तव्य 51A में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक हैं। मूलाधिकार 12 से लेके 35 तक वर्णित हैं। एक अनुच्छेद आप 108 याद यहाँ पे रखेंगे, ये आपको सब याद रखना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। एक बार साइड हट जाता हूँ भाई, वीडियो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें पसंद आई होंगी। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।